हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में विद्युत द्विध्रुव के बारे में जाना था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात किया था। आज के इस वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सूत्र निकालेंगे। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव, जिसे हम द्विध्रुव लिख रहे हैं, एक द्विध्रुव जिस पर आवेश क्रमशः है -q व +q है, जिस पर आवेश क्रमशः -q +q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। तो इस द्विध्रुव के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज टू क्या हो जाएगा, Q इंटू डी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसा होगा। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। माना जेड एक्सिस पर एक द्विध्रुव रखा है जिसके आवेश -q और +q है। इसको ए बी नाम दिया है हमने। इस पर आवेश -q और +q है और बीच की दूरी कितनी है, d है, जो यहाँ पर मूल बिंदु से d/2 दूरी पर स्थित है। ठीक है। अब हमें इसके इस बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये r दूरी पर है और ये z एक्सिस से थीटा कोण बनाता है। तो इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर P है, वो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x और z। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसकी वजह से, द्विध्रुव की वजह से, की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, E ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं E वेक्टर है, वो है i केप Ex प्लस j केप Ey प्लस k केप Ez है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए, इसको ज्ञात करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बिंदु P पर क्या देखा था, बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण, बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान निकाला था। फाई इज इक्वल्स टू KP कोस थीटा अपॉन में r²। ये हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं। क्लियर है। अब देखिए, हमें निकालना है, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने ले रखा है, x z p के निर्देशांक है और हमें E की वैल्यू निकालनी है। तो हम फाई को भी क्या करेंगे, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे, थीटा को x और z में, r को भी x z में कन्वर्ट करेंगे। तो चित्रानुसार देखिए, यहाँ डायग्राम में अगर हम देखें तो अगर यहाँ से P से x एक्सिस की साइड घटक लेंगे तो ये होगा x, और अगर इसको इस पर लंब डालेंगे z एक्सिस पे तो ये दूरी यहाँ तक की कितनी होगी, z। ठीक है, ये r है और ये z है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी z है, ये x है, तो r हो जाएगा x² प्लस z²। तो r² इज इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस में z²। यहाँ से अगर हम r निकालें तो r हो जाएगा √x² प्लस z²। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, फाई को इसको 4 दे देते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम m लिखें
तो त्रिभुज OPM में हम क्या देख रहे हैं, त्रिभुज OPM। यहाँ पर देखिए OPM में ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल थीटा है, तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, और यहाँ पर लंब कितना है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो यहाँ पर लंब कितना है, x है, और कर्ण कितना है, r है, तो ये हो जाएगा x अपॉन में r, और r को हम इक्वेशन 4 से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ये हमारे पास आ गया है साइन थीटा। अब हम निकालें कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर आधार कितना है, अगर OPM त्रिभुज में देखें तो थीटा यहाँ है, तो आधार कितना होगा, OM, और OM किसके इक्वल है, Z के, तो ये हो जाएगा Z अपॉन में R, और हमारे पास आएगा Z अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। तो इन दोनों से हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा का मान आ चुका है। ठीक है, तो हमने साइन थीटा कोस थीटा और आर का मान क्यों निकाला है, क्योंकि हमारे पास फाई थीटा और आर के फॉर्म में है, और हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट काम में ले रहे हैं, कार्तीय निर्देशांकों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गए साइन थीटा और कोस थीटा। अब हम फाई को लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा कोस थीटा की टर्म में लिखें तो KP कोस थीटा, कोस थीटा को लिख देंगे Z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास फाई आ जाएगा KP Z अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरह से हमारे पास विभव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आ गया, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। तो हमारे पास फाई आ चुका है। अब फाई हमने यहाँ पे क्यों निकाला वो देखिए, क्योंकि हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और E और फाई में एक रिलेशन होता है, E वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल ऑफ फाई। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, फाई चाहिए। तो यहाँ से देखिए E वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल को खोल लेंगे आई केप, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन में डेल जेड आ गया हमारे पास। इनटू में फाई डेल को खोल लिया, तो ये हमारे पास ई वेक्टर है। अब फाई फंक्शन को अंदर ले जाते हैं, तो हमारे पास ई वेक्टर हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई केप डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस जे केप डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस के केप डेल फाई अपॉन में डेल जेड। ठीक है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए फाई की ई इक्वल्स टू होता है माइनस डेल फाई, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई है, और इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 पहले से हैं। अगर हम 7 और 2 का कंपैरिजन करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक EX, EY और EZ को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए EX इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, कंपेरिजन करेंगे आई केप के घटक का, EY आ जाएगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, और EZ आ जाएगा हमारे पास माइनस डेल फाई अपॉन में डेल Z। तो यहाँ पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तीनों घटक EX, EY, EZ हैं। हम यहाँ पर फाई की वैल्यू रखेंगे, उनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास EX, EY, EZ आ जाएंगे, जहाँ से हम क्या निकालेंगे, ई वेक्टर। अब हमारी जो भी इम्पोर्टेंट इक्वेशन थी वो हमने यहाँ रख ली है। हमने एक 4 नंबर इक्वेशन रखी है जिसमें r की वैल्यू है 5, जिसमें साइन थीटा कोस थीटा है, और 6 जिसमें फाई है, और एक ये 8 नंबर इक्वेशन है जिसमें EX, EY, EZ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब हम काम में लेंगे सारी की सारी, इनको हमने एक जगह रख लिया है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, EX निकालना है। तो EX इज इक्वल्स टू है माइनस डेल फाई अपॉन में डेल एक्स। यहाँ पर हम फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, फाई की वैल्यू है KPZ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे KPZ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 हमने यहाँ रख दिया है। कहाँ से, समीकरण 6 व 8 से।
हमने ये रख दिया है। अब देखिए, अब हमें इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो ex इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के पी, यहाँ z भी कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो z कांस्टेंट हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के पी जेड डेल अपॉन डेल एक्स का क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 का अवकलन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 -1। एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर n-1, एन की जगह -1/2 है। अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और जेड स्क्वायर का हो जाएगा 0, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से ई एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास आया माइनस माइनस हो गए प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आया के पी जेड एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर यहाँ कितनी है -1/2, सॉरी वहाँ 3/2 था, तो यहाँ -3/2 है, तो यहाँ 3/2 आ जाएगा और ये भी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 के पी जेड एक्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू की पावर -3/2 और -1 कितना हो गया -5/2, नीचे आ जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ई एक्स। अगर हम इसको आर थीटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 के पी कॉन्स्टेंट है, z है, z हमारे पास किस में आ रहा है z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, तो z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। x है तो x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये 1/2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, तो बाकी कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसको हम ई एक्स को ये भी लिख सकते हैं, ई एक्स इज इक्वल्स टू 3 के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वेशन नंबर 5 से कोस थीटा, और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वेशन 5 से साइन थीटा अपॉन में बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वेशन नंबर 4 से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 कितना है आर के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास ई एक्स की ये वाली वैल्यू आ जाती है, और अगर आप एक्स जेड की फॉर्म में निकालना चाहो तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब हम निकालेंगे ई वाई, तो इक्वेशन नंबर 8 से ई वाई क्या है -del अपॉन डेल वाई, -del अपॉन डेल वाई। इक्वेशन 6 में देखिए फाई में कहीं भी y नहीं है, फाई y का फंक्शन नहीं है, इसलिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या है फाई फंक्शन नहीं है, किसका y का फंक्शन नहीं है, इसलिए ई वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब हमें कैलकुलेट करना है ई जेड इज इक्वल्स टू क्या है -del अपॉन डेल जेड। इक्वेशन नंबर 6 से समीकरण 6 से हम फाई की वैल्यू रखेंगे, तो -del अपॉन डेल जेड के पी जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ई जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या है के पी बाहर आ जाएगा, बचा क्या डेल अपॉन डेल जेड, इसको जेड इंटू इसको ऊपर ले आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। u v का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, u कांस्टेंट v का डिफ्रेंशिएशन फिर प्लस v कांस्टेंट u का डिफ्रेंशिएशन, तो हम लिख सकते हैं e z इज इक्वल्स टू के पी। अब देखिए पहले u कांस्टेंट z कांस्टेंट डेल अपॉन डेल z एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस इस बार क्या कांस्टेंट रहेगा v कांस्टेंट, v मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 कांस्टेंट रहेगा, और z का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा z के रेस्पेक्ट में। क्लियर। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ कर रहे हैं इज इक्वल्स टू -के पी ये z आ जाएगा,
और अब है डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 का। इसका वैसे ही अवकलन करेंगे जैसा कि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इसका किया था। यहाँ वही एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो यहाँ पहले एक्स को जेड माने, जेड को एक्स माने, तो सेम वैसे ही अवकलन होगा और हमारे पास यही आ जाएगा -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 इंटू 2 एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2z। तो इसका अवकलन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 और इसका फिर से अवकलन होगा तो 2z हमारे पास आ जाएगा। प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू डेल जेड अपॉन डेल जेड, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया 1। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा -kp। यहाँ से देखिए ये क्या है, 2 से 2 कैंसिल होगा, -3z अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। यहाँ पे देखिए ये z है, एक z और है तो यहाँ z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, Ez की ये वैल्यू आई है। इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे तो देखिए हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास Ez इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस को अंदर ले जाएंगे, kp 3z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस हम नीचे कॉमन ले लेंगे इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो 3z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर। तो kp 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 है, इसको लिख देंगे 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा kp 2z स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 5 से हम क्या लिख सकते हैं इनको, 2z स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर को अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इक्वेशन नंबर 6 से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 को r लिखेंगे तो ये हो जाएगा r³। तो इस तरह से Ez हमारे पास ये आया है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास Ez इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए यहाँ से kp अपॉन में r³, ठीक है, kp अपॉन r³। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो Ez आ जाएगा kp अपॉन r³, 3 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से हमारे पास Ex, Ey और Ez की वैल्यू आ चुकी है। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा E वेक्टर। तो देखिए हमारे पास Ex, Ey, Ez E वेक्टर के तीनों घटक i कैप, j कैप, k कैप के तीनों घटक Ex, Ey, Ez आ चुके हैं। अब हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर का मोड हमारे पास क्या होता है, रूट ऑफ I के गुणांक का स्क्वायर, तो Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर प्लस Ez स्क्वायर, I कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, मैं E स्क्वायर लिख देती हूँ, E स्क्वायर तो यहाँ से रूट हट जाएगा Ex का होल स्क्वायर। तो Ex का होल स्क्वायर क्या होगा 9k स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन में r की पावर 6 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। Ey 0 है तो ये 0 हो जाएगा। Ez क्या हो जाएगा k स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन में r की पावर 6, 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 9 कोस 4 थीटा माइनस 6 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए E स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 9 अब
के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6 को कॉमन ले लीजिए, हमारे पास क्या बचेगा 9 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6 भी कॉमन आ जाएगा, तो वहाँ भी 9 कोस 4 थीटा है तो 9 कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे रहेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 6 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में आर की पावर 6, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1, 9 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 6 कोस स्क्वायर थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये किसकी आई है? ई स्क्वायर का मान आया है, तो यहाँ से हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे के पी अपॉन आर क्यूब रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जहाँ बिंदु की द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी r है और वह z एक्सिस से या बोले द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से थीटा कोण बनाता है। तो ये हमारे पास आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इस द्विध्रुव के कारण विशेष स्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में, जैसे इस द्विध्रुव के लंबवत स्थित किसी बिंदु पर अगर हमारा बिंदु P स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अगर इसकी एक्स एक्सिस पर हमारा बिंदु P स्थित है तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो ज्ञात करेंगे। तो अगर इस द्विध्रुव के कारण इसके लंबवत स्थित किसी बिंदु को हम लें तो उसको बोलते हैं निरक्षीय बिंदु, और इसकी एक्स एक्सिस पे लें तो उसको बोलते हैं अक्षीय बिंदु। तो हम पहले केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं, जब थीटा इज इक्वल्स टू हो 90 डिग्री, मतलब ये थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब कौन सी होगी? निरक्ष पर। थीटा 90 की कंडीशन में कोस थीटा जो कि कोस 90 डिग्री है कितना हो जाएगा? 0। कोस थीटा 0 हो जाएगा तो हमारे पास E कितना आ जाएगा? के पी अपॉन में आर क्यू। और हमारा केस सेकंड है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, इसे बोलते हैं अक्ष पर अक्षीय स्थिति। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो z एक्सिस पे बिंदु P स्थित होगा, तो कोस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 1 और E इज इक्वल्स टू यहाँ 1 रखोगे तो 3 ये हो जाएगा 4 का रूट हो जाएगा 2 के पी अपॉन में आर क्यूब। तो ये हमारे पास अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई।